नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्किन की एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में, जिसको हम आर्टिकेरिया हाइव्स या कई जगहों पर चत्कों के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं आर्टिकेरिया होता क्या है। दोस्तों, आर्टिकेरिया एक स्किन की एलर्जिक बीमारी है जिसमें हमारी स्किन की सेंसिटिविटी कई चीज़ों को लेकर बढ़ जाती है। ये उसी तरह की बात है जैसे मैं कई मरीजों को समझाता हूँ कि आपको किसी ने कोई थोड़ी सी बात कही है और आपको गुस्सा ज़्यादा आने लग गया। इसमें ये फैक्टर, ये चीज़ें खाने की चीज़ें भी हो सकती हैं, साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि मौसम के हिसाब से ये बीमारी बढ़ती या घटती है। इसके अलावा ये फैक्टर इमोशनल फैक्टर भी हो सकते हैं। अब जानते हैं इसकी पहचान कैसे करें। दोस्तों, आर्टिकेरिया के रैशेज़ को अन्य स्किन की बीमारियों से डिफ्रेंशिएट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसके जो रैशेज़ होते हैं वो जैसे कि चींटी या मच्छर काटने के बाद आपके शरीर पर निशान या रैशेज़ होते हैं, उसी तरह के रैशेज़ और इचिंग इसमें भी पाई जाती है। इन रैशेज़ में ना तो कोई डिस्चार्ज होता है, ना कोई स्केलिंग होती है, ना कोई पपड़ी आती है। ये रैशेज़ समय के अनुसार जैसे कि सुबह या शाम को कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर आर्टिकेरिया हमेशा स्किन पे मौजूद नहीं होते, वो समय के अनुसार आते और जाते रहते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं और कहते हैं सर सुबह ही हमें ये रैशेज़ थे, अब नहीं है आपको दिखाने के टाइम पे। तो आर्टिकेरिया की एक खास पहचान है। दोस्तों, कई आर्टिकेरिया जैसे कि डर्मोग्राफिक आर्टिकेरिया, जिसमें थोड़ी सी स्क्रैच करते ही पेशेंट को वहाँ पे रैशेज़ उभर आते हैं और कुछ समय के बाद वहाँ इचिंग और रेडनेस भी स्टार्ट हो जाती है। तो आइए अब बात करते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ कि आर्टिकेरिया अगर आपको है तो आपको क्या क्या परहेज करने चाहिए। सबसे पहला परहेज जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं वो है बेसन और चने से बनी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है दोस्तों, घर में आए किसी भी प्रकार के अनाज को धोकर ही प्रयोग में लें। दोस्तों, तीसरा परहेज है कोई भी कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पैक्ड फूड या ऐसा खाना जिसमें प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया गया है, वो भी खाना बिल्कुल बंद करें। दोस्तों, इसका जो लास्ट परहेज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो आपको खुद ढूंढना है। आपको ये देखना है आपको सप्ताह में किस दिन आर्टिकेरिया ज़्यादा मात्रा में होता है, आपको किस दिन रैशेज़ और ईचिंग पूरी बॉडी पर ज़्यादा होती है। आपको उस दिन अपने खाने में आपने क्या क्या यूज़ किया था उसको एक कॉपी पर लिख लेना है। नेक्स्ट टाइम जब आपको आर्टिकेरिया दोबारा से ज़्यादा होता है, आपको फिर से उन खाने की वस्तुओं को नोट डाउन कर लेना है। फिर आप पाएंगे कुछ कॉमन ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने के बाद ही आपको आर्टिकेरिया ज़्यादा होता है, उसको कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद कर दें। ऐसी सलाह देने से मेरे पेशेंट कहते हैं सर इस खाने को क्या हमें हमेशा के लिए बंद कर देना होगा। इस पे हमारा जवाब होता है कि नहीं, आप कुछ समय के लिए इस एग्रावेटिंग फैक्टर को बंद कर दें। कुछ समय के बाद जब आप ठीक हो जाएंगे दवाइयों से, तो आप उस चीज़ को दोबारा भी खा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको जब से आर्टिकेरिया शुरू हुआ है, कहीं उसी समय से आप कोई एलोपैथिक दवाई या कोई देसी नुस्खा तो नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसको भी कुछ समय के लिए बंद कर दें, और अगर आपको आर्टिकेरिया में फ़ायदा दिखाई देता है तो उसको परमानेंट बंद करें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा जो आपको आर्टिकेरिया को ठीक करने में काफ़ी मददगार होंगी। दोस्तों, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट दवाई जो होम्योपैथी में दी जाती है वो है एपिस मेलिफिका। अगर आपका आर्टिकेरिया गर्मी के दिनों में बढ़ रहा है, साथ में मरीज़ को पानी की प्यास बहुत कम लगती है और मरीज़ में चिड़चिड़ापन काफ़ी देखने को मिलता है, तो आप इस दवाई को ज़रूर मरीज़ को दें। इसको आप 30 पोटेंसी में दिन में एक बार दे सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जो इम्पोर्टेंट दवाई है वो है नेट्रम्यूर। अगर आपका आर्टिकेरिया एक्सरसाइज करने के बाद बढ़ता है, साथ में मरीज़ को गर्मी ज़्यादा लगती है, अगर धूप में जाने के बाद आर्टिकेरिया के रैशेज़ ज़्यादा बढ़ते हैं, तो आप इस दवाई को ले सकते हैं। तीसरी दवाई है डलकामारा। अगर रेनी सीजन में आपके रैशेज़ बढ़ते हैं तो आप इस दवाई को ज़रूर ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी होम्योपैथी में 100 से भी ज़्यादा ऐसी दवाइयाँ हैं जो आर्टिकेरिया में दी जाती हैं। इन दवाइयों को पूरी तरह से जानने के लिए या आपके आर्टिकेरिया के लिए कौन सी दवाई आपके लिए स्पेसिफिक है, वो उसके फैक्टर पर, आपके शरीर की तासीर पर निर्भर करती है। इसके लिए आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर को अपनी केस टेकिंग देके अपनी तासीर, अपने कारण के अनुसार भी होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं, जिससे आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह के कोई रैशेज़ हैं तो इस तरह के परहेज करके और इन दवाओं को लेके आप इनको ठीक कर सकते हैं। अगर आपके जानने वाला इस तरह की बीमारी से ग्रसित है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है राजकुमार। मेरे बच्चे का इलाज चल रहा था यहाँ। क्या दिक्कत थी इन्हें?
चकते चकते फूल शरीर में हो जाता था, खुजली मचने लगता था शरीर में, पूरा देह में चकता चकता खाने नहीं लगता था। बहुत जगह दिखाया, मिशन में दिखाया, बहुत जगह दिखाया, बस आराम पड़ा। फिर कोई बताई कि वहाँ जर्जर मोड़ पर हेमोपैथी की दवाई होती है, तो हम यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर दवाई चल रही, आराम पड़ गई। 2 साल से धक्के खा रहा था बच्चे से। मेरे बच्चे हेमोपैथी के दवाई से बहुत बढ़िया ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी ये एकदम ठीक है? हाँ अभी तो ठीक है। अभी नहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत है क्या? ना अभी तो कहीं ना दिखाई देती, अभी तो ठीक है। आपका इलाज कहाँ से हुआ? हेमोपैथी की दवाई सुनील ने चलाए थे। हेमोपैथी की दवाई से मेरे बच्चे ठीक हो गए। बिंदु नाम है, मेरा लड़का का नाम अमन है। मैं बिहार के रहने वाली हूँ। इसको पित्ती पूरा देह होता था। फिर हम वहाँ अंग्रेजी दवाई गांव में बहुत करवाए, नहीं सही हुआ। लास्ट में हम यहाँ आए डॉक्टर सुनील के पास, तो मेरा लड़का 15 दिन दवाई खाया, अभी मेरा लड़का सही है। क्या क्या होता था इनको उसमें? इसको पूरा देह खुजली होता था, पित्ती चकता चकता जैसे लाल लाल हो जाता था, दाना दाना पूरा देह में निकलता था। अभी ये पूरी तरह से ठीक है? अब पूरे तरह से ठीक है।